हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सीरीज में लास्ट टॉपिक हमने किया था लूपिंग स्टेटमेंट्स और आज हम लोग करने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स, दैट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ओके, तो देखो, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं जंप स्टेटमेंट्स। अब जंप स्टेटमेंट्स ये मुझे नेम से ही समझ में आ रहा है, मतलब मैं जंप कर रहा हूं, मैं एक कोड से दूसरे कोड पर जंप कर रहा हूं। यही डेफिनेशन मैंने लिखी है, दैट इज जंप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर द प्रोग्राम्स कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कोड टू अनदर। मैं एक कोड से दूसरे कोड पर प्रोग्राम के कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहा हूं। कैसे, वो मैं अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ओके, देन जंप स्टेटमेंट्स हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं, दैट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ये भी मुझे नेम से ही समझ में आ रहा है, मतलब ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देगा। यहां पर डेफिनेशन देखो, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप। लूप जो है वो बार बार चलता रहता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप को ब्रेक करने के लिए काम आएगा, मतलब लूप से वो बाहर आ जाएगा। या फिर टू एग्जिट स्विच स्टेटमेंट, वो स्विच स्टेटमेंट को भी ब्रेक करने के लिए काम आता है। ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप और एग्जिट स्विच स्टेटमेंट बिफोर इट हैज कंप्लीटेड इट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन। मतलब वो अगर अपना नॉर्मल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उनकी एग्जीक्यूशन को ब्रेक करने के लिए काम आएगा। कैसे, ये हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। मैं यहां पर एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूं, दैट इज ब्रेक डेमो 1 के नेम से, और यहां पर मैं एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं। देन यहां पर मैं एक सिंपल फॉर लूप क्रिएट करता हूं, दैट इज i इक्वल्स टू 1, i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 10 एंड i प्लस प्लस। तो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है, हाँ जी, मैंने यहां पर एक सिंपल फॉर लूप क्रिएट कर दिया और यहां पर मैं i की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। तो आपको पता है कि ये यहां पर 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। बट अगर मैं यहां पर लगाना चाहता हूं कि इफ कंडीशन, इफ i इक्वल्स टू 5, मैंने यहां पर कर दिया है कि अगर i की वैल्यू 5 होती है तो वो फॉर लूप को ब्रेक कर देगा। तो यहां पर जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, इफ ब्लॉक के अंदर आएगा और वो ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अब ब्रेक स्टेटमेंट जो है फॉर लूप के स्टेटमेंट्स को, जो हम लोगों के पास ये स्टेटमेंट है, वो इसको ब्रेक कर देगा। दैट मींस को वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और डायरेक्टली फॉर लूप से नीचे वो आ जाएगा। मतलब यहां पर जो भी कोड मैं प्रोवाइड करूंगा वो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप यहां पर एक बार इसको रन करो तो ये देखो, उसने यहां पर प्रिंट करवाया दैट इज 1 2 3 4। 1 2 3 4 तो रेगुलर चलेगा, बट जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। यहां पर वो इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, ब्रेक कर देगा। जैसे ही ब्रेक किया उसने, वो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दैट मींस के i की वैल्यू 5 जो थी वो इवन वो भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा और फॉर लूप से वो बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप से ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप को ब्रेक करने के लिए काम आता है। सेम वो यहां पर स्विच स्टेटमेंट को भी एग्जिट करने के लिए काम आता है। कैसे, इसका भी हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम कर लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूं स्विच स्टेटमेंट का। ओके, तो ये देखो, मैंने यहां पर एक सिंपल स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम क्रिएट कर दिया जिसमें मैंने रोल नंबर प्रोवाइड कर दिया। अब यहां पर हमारे पास रोल नंबर की वैल्यू क्या है, दैट इज 102। तो स्विच स्टेटमेंट जो है वो रोल नंबर को मैच करेगा और जैसे ही यहां पर कोई भी केस मैच हो जाता है, जैसे रोल नंबर यहां पर मैच हो रहा है, दैट इज दिस वन, तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और फिर वो उसको ब्रेक कर देगा। दैट मींस के यहां पर जैसे ही उसको केस मिलता है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके ब्रेक कर देगा और वो स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। स्विच ब्लॉक के नीचे वाली जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर भी ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो किस चीज के लिए काम आ रहा है, वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर रहा है और वो यहां से कहीं और या फिर किसी और स्टेटमेंट पर जंप कर रहा है। यही तो जंप स्टेटमेंट्स होता है। मैंने जंप स्टेटमेंट क्या बताया कि वो एक पार्ट से या फिर एक कोड से डायरेक्टली किसी दूसरे कोड पर जंप कर जाएगा और दोनों प्रोग्राम्स के अंदर यही हो रहा है। वो यहां
यहां से डायरेक्टली जंप कर गया यहां पर और बीच वाली स्टेटमेंट्स उसने स्किप कर दी। सेम यहां पर जैसे ही उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिला वो डायरेक्टली यहां से जंप कर गया यहां पर, मतलब उसने बाकी की स्टेटमेंट्स को स्किप कर दिया। तो यही पार्ट होता है हमारे पास, दैट इज जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ब्रेक स्टेटमेंट तो पता चल गया है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो सिंपल स्टेटमेंट्स को या तो स्विच स्टेटमेंट को या फिर फॉर लूप को ब्रेक करने के लिए काम आता है। देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज कंटिन्यू। अब ये भी मुझे नेम से समझ में आ रहा है, कंटिन्यू जो है वो करंट आइट्रेशन को स्किप करके वो लूप को कंटिन्यू करता जाएगा। कैसे, पहले हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। मैं यहां पर एक और जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज कंटिन्यू डेमो 1 के नेम से, और यहां पर हम लोग एक मेन मेथड क्रिएट कर देते हैं। अब सिंपल मैं यहां पर एक फॉर लूप क्रिएट कर देता हूं। ओके, सो यहां पर मैंने एक सिंपल फॉर लूप क्रिएट कर दिया है और आई की वैल्यू मैंने यहां पर प्रिंट कर दी। आप रन करके देखो, ये हमारे पास 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज प्रिंट कर देगा। अब मैं यहां पर एक पार्ट लगा देता हूं दैट इज इफ आई इक्वल्स टू 3 और यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया कंटिन्यू। तो समझो इस चीज को, जैसे ही हमारे पास आई की वैल्यू 3 होगी, पहले तो आई की वैल्यू 1 और 2 वो यहां पर प्रिंट कर देगा, बट जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी वो कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और वो करंट आइट्रेशन को स्किप करके वो वापस यहां से आई की वैल्यू को 4 कर देगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 4 वो प्रिंट कर देगा। दैट मींस के करंट आइट्रेशन उसने स्किप कर दिया, आई की वैल्यू वो 3 प्रिंट नहीं करेगा। तो आप एक बार इसको रन करके देखो, तो ये देखो हमारे पास यहां पर 1, 2, 4 और 5 वो प्रिंट कर रहा है। अब यहां पर आप देखो तो वो 3 प्रिंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे ही आई की वैल्यू 3 होती है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और वो करंट आइट्रेशन स्किप कर देगा। दैट मींस के वो इस वाली स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और आई की वैल्यू वो 4 कर देगा और फिर से अगेन लूपिंग जो है वो स्टार्ट हमारी होती रहेगी। तो इस टाइप से वो करंट आइट्रेशन को स्किप कर देता है और नेक्स्ट आइट्रेशन वो कंटिन्यू करता रहेगा। तो ये होता है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट, दैट इज इट इज यूज्ड टू स्किप द करंट आइट्रेशन ऑफ अ लूप एंड मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन विदाउट कंप्लीटिंग द रिमेनिंग कोड इन द लूप फॉर दैट आइट्रेशन। दैट मींस के जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो भी उस आइट्रेशन के अंदर स्टेटमेंट से हैं वो उसको स्किप कर देगा और डायरेक्टली वो नेक्स्ट आइट्रेशन को कंटिन्यू करता रहेगा। सो ये होता है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट। बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, ये यहां पर अगर आप ऊपर की साइड प्रोवाइड कर देते हो तो फिर कंटिन्यू यहां पर काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यू का आप कोई मतलब ही नहीं रहा, वो उसके नीचे की स्टेटमेंट्स को स्किप करेगा। ध्यान रखना, वो नीचे की स्टेटमेंट्स को स्किप करेगा। तो इसी वजह से मैंने यहां पर क्या चीज लिखा हुआ है, मैंने यहां पर स्टेटमेंट्स जो है वो यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये वाला पार्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बेसिस पर आप लोग 1-2 प्रोग्राम खुद से भी ट्राई करके देखना, प्रोग्रामिंग के साथ पंगे लेकर देखना। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो मेथड को एग्जिट करके वैल्यू रिटर्न करने के लिए काम आता है। कैसे? इसका भी एक प्रोग्राम देखो। पहले हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम करके देखते हैं दैट इज रिटर्न स्टेटमेंट या फिर रिटर्न डेमो 1 कर दो और एक आप यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट कर दो। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ दैट इज पब्लिक वॉइड सम के नेम से हम लोग सिंपल एक मेथड क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर मैंने 2 नंबर्स ले लिए दैट इज नंबर 1 इक्वल्स टू 10 कॉमा नंबर 2 इक्वल्स टू 20। देन दोनों को मैंने यहाँ पर सम करवा दिया दैट इज नंबर 1 प्लस नंबर 2 और एट लास्ट मैंने यहाँ पर वैल्यू को रिटर्न कर दिया दैट इज मैंने यहाँ पर रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। बट ये यहाँ पर एरर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक वॉइड लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, इंटीजर प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास 2 वेरिएबल्स है, नंबर 1 नंबर 2, उसने सम किया, रिजल्ट के अंदर उसने आउटपुट प्रोवाइड कर दी और एट लास्ट मैंने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न कहां पर करेगा ये चीज समझने वाली है। देखो ये हमारे पास मेथड है, इस मेथड को कॉल कौन करेगा, मेन मेथड। तो मैं काम करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेन मेथड सम मेथड को कॉल करे। तो कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर एक ऑब्जेक्ट
क्रिएट कर देते हैं और फिर मैं यहाँ पर सम वाले मेथड को कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेन मेथड जो है वो सम मेथड के लिए कॉलर मेथड है। क्यों? क्योंकि मेन मेथड के थ्रू हम लोग सम मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, मेन मेथड जो है वो एक तरह से कॉलर मेथड है जो सम मेथड को यहाँ पर कॉल कर रहा है। अब सम जो है वो ये बोल रहा है कि मैं एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। कौन सी वैल्यू? दैट इज इंटीजर वैल्यू। तो मैं यहाँ पर इंटीजर में ही वैल्यू को स्टोर कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सम जो है, सम मेथड जो है वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, जिस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, वही टाइप प्रोवाइड करके मैं यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करवा सकता हूँ और फिर जाकर मैं उसको अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ या फिर यूज कर सकता हूँ। दैट्स इट। तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एक मेथड से दूसरे मेथड को वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जो कॉलर मेथड है वहां पर वो डायरेक्टली कंट्रोल ट्रांसफर कर रहा है और उसके बाद वो वैल्यू को स्टोर करके उसको प्रिंट यहां पर कर रहा है, या फिर हम लोग किसी और तरीके से यूज कर सकते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट जस्ट वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, एक मेथड से वो कॉलर मेथड के पास वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। दैट्स इट। आप यहां पर रन करके देखो तो ये देखो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, दैट इज 30 और वो 30 यहां पर प्रिंट कर रहा है, वो यहां कहीं पर भी उसको प्रिंट नहीं कर रहा। तो ये वाली जो वैल्यू थी 30, वो वैल्यू मेरे पास यहां पर जाकर रिटर्न हो गई। अच्छा, अब आप यहां पर वैल्यू को चाहे जितनी मर्जी बार गेट करवा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो मैंने यहां पर कर दिया जैसे int a इक्वल्स टू obj.sum, मैंने दोबारा से एक बार और उसको कॉल कर दिया और यहां पर मैंने a को प्रिंट कर दिया। तो अगेन वो वही आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ये देखो 30 वैल्यू वो प्रोवाइड कर देगा। तो सम मेथड को जब भी आप लोग कॉल करोगे तो सबसे पहले ये चीज चेक करोगे कि वो वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो किस टाइप की वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है और उसी टाइप में आप वहां पर उसको स्टोर करवा देना। जब भी आप सम मेथड को कॉल करोगे उसी टाइम पर आप वैल्यू को स्टोर कर दोगे। जिस मर्जी वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैल्यू स्टोर करके फिर हम लोग उसको हमारे अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि आप हर बार यहां पर प्रिंट ही करोगे, हो सकता है आप उसके ऊपर कुछ और कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एक मेथड से दूसरे मेथड पर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। कौन से मेथड पर वैल्यू रिटर्न करेगा? जो मेथड उसको कॉल करेगा। तो ये थे हमारे पास जंप स्टेटमेंट्स, दैट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। आप लोगों को ये सारे के सारे प्रोग्राम्स ट्राई करने हैं, क्योंकि अगर आप लोग प्रोग्राम ट्राई नहीं करोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ नहीं आएंगे। ओके, और इनके मैंने बहुत डीपली मेरी वेबसाइट पर नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग नोट्स यहां से एक्सेस कर सकते हो। ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न, मैंने यहां पर बहुत ही डीपली थ्योरेटिकल पार्ट एंड प्रोग्रामिंग पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है। तो नोट्स एंड प्रोग्राम्स आप लोग मेरी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट करके आप लोग अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करते रहना, ताकि मैं इस टाइप के और भी ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए बनाता रहूं। ओके, थैंक यू।